हेलो एवरीवन, दिस इज़ आबू स्नेही और आज हम 9 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस में हम इन न्यूज़ को इंटीग्रेट करके हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स 1967 वर्डिक्ट अगेंस्ट एएमयूज माइनॉरिटी टैग। सो इसके पीछे एक बैकग्राउंड समझते हैं, उससे हमें न्यूज़ और समझ में आएगी। एक्चुअली बहुत टाइम पहले अराउंड इन 1875 में एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। एंड ये जो यूनिवर्सिटी थी इसको बनाया था सर सैयद अहमद खान ने। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी के मेंस में इनफैक्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सोसाइटी के अंदर, रिलीजन के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी थी। उनमें बहुत सारे नाम हैं जिनमें से एक सर सैयद अहमद खान भी है। तो ये इनका जो टॉपिक है इंडिविजुअल, वो आपको वैसे भी पढ़ना पड़ता ही है। एंड दैट इज़ वाई ये जो पूरी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये न्यूज़ हमारे स्टैटिक पोर्शन से भी जुड़ी हुई है। सो सर सैयद अहमद खान एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो चाहते थे मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। एंड इसी के लिए उन्होंने ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न एजुकेशन इसको इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। तो एक बहुत बड़ा स्टेप था 1875 के अंदर, तब ये कॉलेज बना था। उसके बाद इसका जो नाम है वो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक एक्ट आया था तभी 1920 में, तब ये एएमयू या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है और ये जो एएमयू है ये डेफिनेटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद एक चीज़ होती है जिसमें इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एक केस आता है जिसमें ये क्वेश्चन होता है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 और उसका जो क्लॉज 1 है, क्या उसके अंदर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उस कैटेगरी में क्या हम एएमयू को रख सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इवन दो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम कल्चर, एंड जो सर सैयद अहमद खान थे उनका ये एम था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो थोड़ी और मॉडर्नाइज हो, वो इंग्लिश एजुकेशन उनको मिले और वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़ इंडियन आइडियाज़ के साथ लोगों में बटे। ये एम था। तो आप देख सकते हो कि इसमें जिस टाइप की एजुकेशन एएमयू में दी जा रही है वो प्योरली रिलीजियस एजुकेशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है जो कुछ कोर्सेज हो वो रिलीजियस एजुकेशन उसमें हो, लेकिन ज़्यादातर जो एजुकेशन है वो सेक्युलर टॉपिक्स पर है। ठीक है, मतलब जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, नए सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, मेडिसिन है, एट्सेट्रा, ये रिलीजियस एजुकेशन का पार्ट नहीं है, ये सेक्युलर एजुकेशन है। तो यहाँ पे एक डिबेट चालू होती है क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेक्युलर एजुकेशन भी इम्पार्ट कर रही है। तो क्या जो इसका स्टेटस आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर या आर्टिकल 30 के अंदर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस है, क्या वो एएमयू को मिलना चाहिए या नहीं? तो इस पर बहुत टाइम से केसेस चल रहे हैं। इनफैक्ट 1967 का एक केस था, उसके अंदर बोला था कि माइनॉरिटी स्टेटस एएमयू का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी एक क्रोनोलॉजी है कि इंडिपेंडेंस के बाद इसको स्टेटस मिला, लेकिन 1967 में एक एक जजमेंट में ये डिक्लेयर हुआ कि एएमयू को जो स्टेटस मिला है माइनॉरिटी वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1981 में एक एक्ट लाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके थ्रू एएमयू का ये जो माइनॉरिटी स्टेटस था इसको वापस रीस्टोर कर दिया जाता है। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो स्टेटस है ये नहीं होना चाहिए। 67 में पार्लियामेंट में एक लॉ पास होता है जो इस कोर्ट की रूलिंग को रिवर्ट्स करने की कोशिश करता है और उसमें वो स्टेटस दे देता है 81 में। लेकिन क्योंकि ये एक पार्लियामेंट में लॉ आया है, इस पर फिर से केस चालू होता है एंड फिर से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो बोलता है कि नहीं, ये जो स्टेटस है ये नहीं होना चाहिए। ये 2006 में हुआ था। और फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जो जजमेंट था इसको वापस क्वेश्चन किया गया और 2019 में केस जाता है और अब सुप्रीम कोर्ट ही 2024 में इसको ग्रीन लाइट दे देते हैं कि यस, ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है ये लीगल है। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है। इस पे क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा एएमयू को किसने फाउंड किया है और सर सैयद अहमद खान की खुद की पर्सनल लेगेसी क्या है, ये एसआरआरएम का जो पर्सनल
टॉपिक है, प्लीज़ उसको जाके पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वैसे भी आप इसको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़ते हो, बट क्योंकि अब ये न्यूज़ में भी है, इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है और मैंने आपको न्यूज़ भी समझा दी। एक बार टेक्स्ट भी देख लेते हैं कि ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 4:3 मेजॉरिटी जजमेंट से ये डिसीजन लिया गया है। इसका ये मतलब है कि 7 जजेस बैठे थे, जिसमें से 4 ने इसको ग्रीन लाइट दी है और 3 जो जजेस थे उनको वो कुछ डिफरेंट बिलीव करते थे, वो एग्री नहीं करते कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये 4:3 मेजॉरिटी है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो इस जज की बेंच में ही बैठे थे, वो इन 4 जजेस में से आते हैं, मतलब उन्होंने भी एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस देने की ग्रीन लाइट दी है। एंड उन्होंने बोला कि ये एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है एंड बट द ओनस वॉज ऑन द कम्युनिटी टू प्रूव। तो उन्होंने ये सजेस्ट करा है कि जो कम्युनिटी है वो खुद प्रूव करेगी कि जो एएमयू है वो ज़रूरी है उनकी कल्चरल फैब्रिक को प्रिजर्व करने के लिए, तभी आप उसको कोई ना कोई माइनॉरिटी स्टेटस दे पाओगे। और जो क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको वैसे भी समझा चुका हूँ। एंड चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि जो सेक्युलर एजुकेशन है उन इंस्टीट्यूट्स को भी प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 30। जो मैंने आपको बात बताई कि अगर एएमयू में सिर्फ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ही दिए जाते तब तो वो बहुत इजीली आर्टिकल 30 के अंदर प्रोटेक्शन उसको मिल जाता एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेक्युलर एजुकेशन भी दी जाती है, तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि जस्ट बिकॉज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सेक्युलर एजुकेशन दी जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस छिन जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 29 ये दोनों माइनॉरिटीज़ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी खुद की राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर 2 टाइप की माइनॉरिटीज़ मेंशन्ड है, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और दूसरी है रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो एएमयू को जो टाइटल मिला है माइनॉरिटी स्टेटस, वो रिलीजियस माइनॉरिटी में मिला है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में वो माइनॉरिटीज़ आ जाती हैं जो वो लैंग्वेजेस बोलती हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में बोली नहीं जाती। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। NSCIM थ्रेटन्स आर्म्ड वायलेंस फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2015 फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। देखो जो नागालैंड है वो वापस न्यूज़ में आ गया है इसके थ्रू। एंड नागालैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के लिए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो लाई करता है। तो अब हमारे लिए ये एक प्लेस इन न्यूज़ भी बन जाता है। और प्लेस इन न्यूज़ जो भी होती है उस पर यूपीएससी बहुत ही बढ़ चढ़ के क्वेश्चंस पूछती है, जिसमें वो नागालैंड की जितनी भी ज्योग्राफी है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेगी। जो नागालैंड में मेजर रिवर्स हैं, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन जाता है या नहीं, क्या कौन कौन से कंट्रीज़ नागालैंड को बॉर्डर करती है, कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स नागालैंड को बॉर्डर करते हैं, वो कौन सी मेजर ट्राइब्स हैं जो कि नागालैंड में रहती है, क्या नागालैंड में कोई मेजर टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नहीं। इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछने बन जाते हैं उन प्लेसेस पर जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और जो न्यूज़ में भी हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ आप इन सबको प्रिपेयर करके आप जाना है आपको। अब इस न्यूज़ को समझते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। देखो नागालैंड हिस्टोरिकली जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से नागालैंड और वो जो नागा पूरा रीजन है वहाँ पे मूवमेंट चल रहा था कि नागा जो ट्राइब्स हैं, क्योंकि नागा सिर्फ एक ट्राइब नहीं है, नागास के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स हैं। कुछ ट्राइब्स चाहती थी कि उनको ऑटोनॉमी मिले, मतलब थोड़ी सी फ्रीडम मिले नागा स्टेट को। कुछ ट्राइब्स ये चाहती थी कि वो जो पूरा नागा ट्राइब्स वाला रीजन है उसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया से मिल जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स थी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स की। इसी को लेके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनती हैं जो कि थोड़ा वायलेंस में इंडल्ज हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, इसी को हम इंसर्जेंसी भी बोलते हैं, इसी को हम इंसर्जेंसी भी बोलते हैं। तो नागा इंसर्जेंसी चालू होती है इसी एम से, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ये बोलते थे कि हमें या तो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दो या फिर हमें आप कंट्री से इंडिपेंडेंस ही दे दो। इंसर्जेंसी चालू होती है, वायलेंस चालू होता है, जो लोकल पुलिस है, आर्मी भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है वो भी नागालैंड में लगता है, जिसके कारण आर्मी भी आ जाती है अलॉन्ग विद द लोकल पुलिस। जो लोकल पुलिस है वो तो लड़ ही रही होती है और आर्मी भी वहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। तो इससे जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है और ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ये है NSCN, ये एक नागा बहुत ही बड़ा ग्रुप था जो कि इस वायलेंट इंसर्जेंसी को लीड कर रहा था, ठीक है। बहुत सारी जो छोटी छोटी नागा ट्राइब्स हैं उनसे मिलके NSCN एक ग्रुप था। लेकिन कुछ टाइम बाद इतना सारा वायलेंस हो जाता है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है,
तो एनएससीएन के अंदर ही मल्टीपल ग्रुप्स आ जाते हैं। तो एनएससीएन के अंदर एक ग्रुप बोलता है कि क्यों ना हम कोई ना कोई डील कर लें इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसमें हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगेंगे बट हम सिर्फ ऑटोनॉमी मांगेंगे, ठीक है। और दूसरा एक ग्रुप होता है इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बोलता है नहीं, हम तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही मानेंगे और हम वायलेंस नहीं रोकेंगे। तो ऐसे करते करते ये जो एनएससीएन ग्रुप था, इसके अंदर बहुत सारे टुकड़े हो गए जिसको हम बोलते हैं फैक्शंस, ठीक है। इसमें बहुत सारे टुकड़े हो गए जिसको हम बोलते हैं फैक्शंस। तो इन्हीं टुकड़ों में से, इन्हीं फैक्शंस में से जो सबसे बड़ा, सबसे इन्फ्लुएंशियल जो फैक्शन था, उसका नाम है एनएससीएन आईएम, ठीक है। तो ये आईएम कहाँ से आया और ये एनएससीएन क्या है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो कि ये न्यूज़ क्या है, ठीक है। तो एनएससीआईएम सबसे बड़ा और सबसे इन्फ्लुएंशियल फैक्शन था नागा ट्राइबल इंसर्जेंट्स का। एंड इन्होंने बोला कि हम कोई ना कोई पीस डील करेंगे, ये पीस के फेवर में थे। जो बाकी फैक्शंस थे वो अभी भी थोड़े वायलेंस के फेवर में ही थे। तो ऐसे करते 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 बहुत अग्रीमेंट्स होते हैं एंड 2015 में जाके एक मेजर अग्रीमेंट होता है। इस मेजर अग्रीमेंट में क्या होता है, इस मेजर अग्रीमेंट की जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, बट जो डिटेल्स हमें पता है वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जो नागा कल्चर है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको रेस्पेक्ट करते हैं। नागा हेरिटेज को हम प्रोटेक्ट करने के लिए नागा को थोड़ी सी पावर्स देंगे, नागालैंड को, एंड जो नागा हिस्ट्री है उसको भी हम रेस्पेक्ट करेंगे। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है ये हमें नहीं पता, क्योंकि इस 2015 की जो डील है इसकी एक्चुअल डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई हैं। बट एक तरह से आप सोच सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एम यही रहा होगा कि कैसे ना कैसे करके नागालैंड को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दी जाए ताकि एक मिडिल ग्राउंड आ जाए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कंप्लीट इंक्लूजन। तो दोनों का मिडिल ग्राउंड है कि जो नागालैंड स्टेट है उसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दी जाए। अब क्या हुआ है कि 2015 में ये अग्रीमेंट साइन हो गया था। नाउ जो ये आईएम फैक्शन है ना, एनएससीएन आईएम वाला जो फैक्शन है, इस आईएम का फुल फॉर्म है इसक मुइवा। ये जो नेम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नागा लीडर्स थे पहले जिन्होंने बहुत इंसर्जेंसी में पार्टिसिपेट करा था, उन्हीं के नाम पे ये एक फैक्शन है आईएम, ठीक है। तो जो एनएससी आईएम है उनके जो अभी लीडर हैं वो ये बोल रहे हैं कि 2015 में सरकार ने जो हमें वादे किए थे वो फुलफिल नहीं करे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2015 में जो डील हुई थी उसकी जो एक्चुअल डिटेल्स है वो अब तक पब्लिक नहीं है, तो हम सब गैस कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। बट जो एनएससीआईएन के लीडर हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी प्रॉमिस की गई थी, और सब हर कोई ये मानता है कि हाँ, नागालैंड को थोड़ी सी ऑटोनॉमी, थोड़ी सी फ्रीडम कुछ हद तक डेफिनेटली प्रॉमिस की गई होगी। बट जो एनएससीआईएम के अभी लीडर हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें ये जो ऑटोनॉमी प्रॉमिस की जो गई थी वो अब तक नहीं मिली है। और जो एनएससीआईएम के लीडर हैं वो इंटरप्रेट कर रहे हैं इस ऑटोनॉमी को कैसे, उनके अकॉर्डिंग इस ऑटोनॉमी का मतलब है एक सेपरेट फ्लैग नागालैंड स्टेट का और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नागालैंड स्टेट का। तो ये इनकी डिमांड है। ऑब्वियसली 2015 में जो डिटेल्स मेंशन हुई होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और एनएससीआईएन आईएम दोनों अग्री करते होंगे, उसमें ऑटोनॉमी मेंशन होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरप्रिटेशन और नागालैंड में जो एनएससीएन आईएम ग्रुप है, फैक्शन है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है डेफिनेटली वो काफ़ी अलग है। तो अब एनएससीआईएम के लीडर बोल रहे हैं कि देखो हमें सेपरेट फ्लैग चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ये हमें प्रॉमिस किया गया था 2015 में जो अब तक मिला नहीं है। और अगर कोई थर्ड पार्टी मतलब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आके वापस कोई ना कोई डील नहीं कराती तो हम वायलेंस जो पहले होता था इस फैक्शन के द्वारा वो हम रिज्यूम कर देंगे। देखो एनएससीएन के बहुत सारे डिफरेंट फैक्शंस हैं जो अभी वायलेंस कर ही रहे हैं, लेकिन एनएससीएन आईएम सबसे बड़ा फैक्शन है जो कि जिसने पीस डील ये साइन करी थी। अब ये अगर ये भी वापस वायलेंस करने के लिए लग जाएगा तो फिर वापस जो नागालैंड में इंसर्जेंसी की सिचुएशन है और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। तो बस यही न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। एंड जो आई विल रिकमेंड कि नागालैंड के बारे में जितने भी जोग्राफिकल फीचर्स जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करे हैं, प्लीज़ जाओ और उनके बारे में थोड़ा गूगल मैप पे जाओ और ये डिटेल सर्च करो, आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। आफ्टर BTR डेथ्स MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंसिडरिंग यूनिक सैटेलाइट कॉलर्स टू ट्रैक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। एक्चुअली ये देखा गया है कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे 10 एलिफेंट्स की डेथ हो गई।
अब ये डेथ कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। ज़्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि वहाँ पे कोदो मिलेट, मिलेट होता है मोटा अनाज, जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, तो ऐसे ही कोदो मिलेट एक है जिसकी फसल पे फंगस लगी हुई थी एंड उसी फसल को खा लिया एलिफेंट्स ने, जिसके कारण 10 एलिफेंट्स की डेथ हो गई और बहुत ही जल्दी जल्दी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया। ठीक है, तो यहीं पे अब ये न्यूज़ है। अब ये बोला जा रहा है कि क्यों ना हम सैटेलाइट कॉलर्स को यूज़ करेंगे वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स को ट्रैक करने में। अब ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? दो तरह से। एक तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो बन गया प्लेस इन न्यूज़, इसलिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे बात लिखी है सैटेलाइट, तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जहाँ पे बोला जाएगा कि सैटेलाइट के या स्पेस टेक्नोलॉजी के क्या क्या यूज़ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप बहुत सारे यूज़ बता सकते हो और ये भी यूज़ लिखा है कि सैटेलाइट कॉलर मतलब जो एलिफेंट है, ठीक है, जो एलिफेंट है उसको हम एक कॉलर पहना देंगे जिसमें लोकेशन ट्रैकिंग होगी। इस लोकेशन ट्रैकिंग को सैटेलाइट ही करेगी और सैटेलाइट का जो डेटा है कलेक्ट हो रहा है वो हमें बताती रहेगी कि एलिफेंट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहे हैं वो पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी की या सैटेलाइट की। और यही स्टेटमेंट प्रीलिम्स में भी लिखे होंगे। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन से स्पेस टेक्नोलॉजी के यूजेस हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन लिखा होगा कि आप एनिमल्स को ट्रैक कर सकते हो, बस यही लिखा होगा, तो वहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा बिकॉज ये न्यूज़ आपको बता रही है कि हाँ एनिमल्स को ट्रैक करा जा सकता है सैटेलाइट कॉलर्स के थ्रू। ये आपको उस पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। देन अब आते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, क्योंकि ये एक प्लेस इन न्यूज़ बन चुकी है। तो ये नेशनल पार्क भी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल पार्क 1968 में डिक्लेयर हो चुका था और टाइगर रिजर्व ये 1993 में डिक्लेयर हो गया था। और क्या होता है, देखो जब भी कोई ऐसा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ रिजर्व न्यूज़ में आता है ना, तो और भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है उसके बारे में, क्योंकि अब वो न्यूज़ में आ गया है तो यूपीएससी उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अराउंड कोई रिवर जा रही है या नहीं, क्या उसमें कोई इंपॉर्टेंट डैम है, क्या इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अराउंड कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, क्या ये किसी इंपॉर्टेंट प्लेटू पर है, या इसके आसपास कोई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये अगर आप इस गूगल मैप पे जाओगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के, तो आपको दिखेगा कि पनपत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहीं पे लोकेटेड है और इसी के नॉर्थ में ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि ये भी मध्य प्रदेश में है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास है। एक और चीज़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में है और मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसके वो ईस्टर्न साइड में एग्जिस्ट करता है। ये जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बताई है ये सारी इंपॉर्टेंट है, इन सब पे प्रीलिम्स में वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। और जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे लिखा है कि डेंसिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़, टाइगर पॉपुलेशन ट्रिपल्स इन मानस नेशनल पार्क। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। एक तो जो टाइगर पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। दूसरी चीज़, मानस नेशनल पार्क भी क्या बन जाता है, प्लेस इन न्यूज़ बन जाता है, सिंपल। ठीक है, प्लेस इन न्यूज़ वो बन गया। तो अब उसी को भी हम सेम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कि न्यूज़ क्या बोल रही है। न्यूज़ बोल रही है कि मानस नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है असम में। अभी हम इसको मैप भी देखेंगे और भी चीज़ों को समझेंगे। तो असम में जो मानस नेशनल पार्क है उसमें जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 3 गुना हो गई है, इंटू 3 हो गई है। ठीक है, एंड लोगों ने कुछ स्टडी करी है, उसमें ये पता चला है कि जो टूरिज्म रेवेन्यू है उससे ये ग्रोथ आई है। अब टूरिज्म रेवेन्यू से टाइगर पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? अगर टूरिज्म से रेवेन्यू आती है, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं जिसको हम बोलते हैं यूजुअली इको टूरिज्म। जब भी लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखते हुए किसी इकोलॉजिकल साइट पे जाते हैं एज अ टूरिस्ट, तो उस पूरे एक्टिविटी को इको टूरिज्म बोला जाता है। तो इको टूरिज्म से क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। तो जो ये नेशनल पार्क है वो फीस में या एंट्री फीस में कुछ पैसे कमाता है और एक्सपोजर भी मिलता है, कभी कभी एड कैंपेन्स भी रन होते हैं। एनीवे, टूरिज्म के थ्रू जितना भी वो पैसा कमाता है इस सबको वो डाइवर्ट कर देता है इन प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जो टाइगर्स हैं उनकी जो स्किन है या उनके जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए पोचर्स आते हैं।
पोचर्स या फिर हंटर्स, जो कि टाइगर्स को मार देते हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको चुरा लेते हैं। तो टाइगर पॉपुलेशन को सबसे बड़ा खतरा पोचर्स और हंटर्स से है। दूसरी चीज, जो टाइगर्स का फॉरेस्ट है ना, उसको भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है इको टूरिज्म से जो रेवेन्यू जनरेट हुई है उससे। तो आप देख सकते हो कितना फायदा हुआ है यहाँ पे। 2021 में 44 अडल्ट टाइगर्स थे मानस नेशनल पार्क में। और ये जो मानस नेशनल पार्क है ये असम के 2 टाइगर रिजर्व्स में से है जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला है। तो ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि असम स्टेट में 2 ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं। असम स्टेट में बाय द वे और भी टाइगर रिजर्व्स हैं, बट 2 ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये स्टेटस मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ये 2 कौन से हैं? एक तो है मानस नेशनल पार्क और दूसरा है काजीरंगा, जिसका नाम अपने बचपन से सुन रखा होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते भी हैं। इनफैक्ट मानस का ये जो पूरा रीजन है मानस नेशनल पार्क का, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। अब वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी स्टैटिक पोर्शन का पार्ट हो जाता है एनवायरनमेंट के पोर्शन का। बट ये दोनों चीज़ें, ये जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं मानस नेशनल पार्क की इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो ये पूरा असम का रीजन है। अगर आप गूगल मैप्स पर जाओगे तो ये जो पूरा पोर्शन है ना, जैसे ये इंडिया है और यहाँ पे फिर जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो यहाँ से चालू हो जाता है। तो ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पर है मानस नेशनल पार्क और मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो इंडिया का मानस नेशनल पार्क है ना, वो भूटान में भी एक रॉयल मानस नेशनल पार्क है। उसके साथ एक कंटिगुअस, मतलब एक सिमिलर रीजन में आता है और वो दोनों मिला के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बॉडी बन जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन है ये बॉर्डर है इंडिया और भूटान के बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है रॉयल मानस नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे है रॉयल मानस नेशनल पार्क और ये जो पूरा कंटिगुअस रीजन ही है, यहाँ से लेके ये यहाँ से यहाँ तक, और एक पूरा का पूरा रॉयल मानस नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो हो गया रॉयल मानस नेशनल पार्क और ये रीजन हो गया इंडिया वाला मानस नेशनल पार्क, ठीक है। तो देख सकते हो दोनों मिला के एक बहुत ही बड़ा रीजन है प्रोटेक्शन का। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे देखो एक रिवर भी जा रही है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी प्लेस इन न्यूज़ है तो उसके आसपास वो किस कंट्री में है, किस स्टेट में है और उसके अंदर से कोई इंपॉर्टेंट रिवर जा रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो यहाँ से एक रिवर जा रही है और ये जो रिवर जा रही है मानस नेशनल पार्क के बीच में से, ये है बेकी रिवर। इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मानस नेशनल पार्क न्यूज़ में है तो उसके अराउंड जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उन पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हो मानस नेशनल पार्क यही है। और कौन से इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं यहाँ पे, तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में जिसमें वो बहुत सारे जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको बोल देते हैं कि आप इनको नॉर्थ टू साउथ या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो असम में, जो असम स्टेट है उसमें जो थोड़ा सा असम का वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे तो है मानस नेशनल पार्क। उससे थोड़ा सा हम ईस्टर्न डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें मिलेगा ओरांग नेशनल पार्क और उससे और आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये देखो, अगर आपको बोला जाए कि मानस, ओरांग और काजीरंगा को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि काजीरंगा सबसे ईस्ट में है और मानस सबसे वेस्ट में है। एक और चीज़, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि देखो असम के बीचों बीच एक नदी जाती है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। इसका नाम भी आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। तो ब्रह्मपुत्र रिवर असम के बीचों बीच जा रही है। देखो काजीरंगा जो है ना, वो ब्रह्मपुत्र का जो डायरेक्शन है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हो गया इस रिवर का लेफ्ट और ये हो गया इस रिवर का राइट। तो काजीरंगा ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट बैंक पे आती है। ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जो ओरांग नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्र के राइट बैंक पे आता है क्योंकि वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में है उसके। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ज्योग्राफी के अंदर और एनवायरनमेंट को मिक्स करके वो कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मानस नेशनल पार्क के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडेमिक वाइल्ड लाइफ मिलती है। देखो अगर यूनेस्को ने इसको एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर रखा है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ हमें मिलती है
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगी। जैसे असम रूफ्ड टर्टल, हिटस्पिट है, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग, इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये इसका IUCN स्टेटस है। IUCN ये एक स्टेटस देता है उन स्पीशीज को जो थोड़ी सी खतरे में है, जो थोड़ी सी वल्नरेबल है। तो IUCN ये बता रहा है कि जो टर्टल है, असम रूफ टर्टल, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। फिर हिस्पिड हेयर, ये एक तरह का रैबिट है, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। जो गोल्डन लंगूर है, ये भूटान और असम वाले रीजन में ज़्यादा मिलता है, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और पिग्मी हॉग जो एक टाइप का वाइल्ड पिग है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब ये और भी ज़्यादा वल्नरेबल है इन तीनों से। तो ये जितने चार यहाँ पे स्पीशीज लिखी हैं, इनका जो एंडेंजर्ड, इनका जो वल्नरेबिलिटी का जो स्टेटस है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि IUCN ने इनको क्या स्टेटस दिया है। और ये अलग से क्वेश्चन आ जाएगा कि मानस नेशनल पार्क में इनमें से कौन कौन सी स्पीशीज मिलती है। तो अगर आपको ये नाम ध्यान है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि गोल्डन लंगूर जो है वो तमिलनाडु में मिलता है, लेकिन आपको पता है कि न्यूज़ में आपने देखा था कि मानस नेशनल पार्क में गोल्डन लंगूर है, तो आपको पता है कि अगर वो वहाँ पर है तो तमिलनाडु में कैसे मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको ऐसे लिंक करके क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है अगर आपको ये फैक्ट्स बेसिक पता है तो। और ध्यान रखना है आपको, मानस नेशनल पार्क एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे पिग्मी हॉग्स मिलते हैं। बाय द वे, एक वाइल्ड पिग है जिसकी बहुत ही स्मॉल साइज है, बहुत ही छोटा होता है ये। एंड मानस में वाइल्ड वाटर बफलो भी मिलती है, और वाइल्ड वाटर बफलो भी जो थ्रेटेंड है थोड़ी IUCN के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी भी पॉपुलेशन थोड़ी सी डिक्लाइनिंग फेज में है। एंड मानस नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको ध्यान रखनी है, दैट इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर प्रीलिम्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये दोबारा न्यूज़ में आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ड्रोन्स टू इमर्ज एज अ गेम चेंजर इन फिशरीज सेक्टर। देखो, मेंस में और प्रीलिम्स में ऐसे अब आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना, उनकी एप्लीकेशन क्या क्या है, इस पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया कि जो सैटेलाइट है उसको यूज करके हमने क्या किया, उसको यूज करके हमने वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करा। उस पर्टिकुलर न्यूज में हमने एलिफेंट को मॉनिटर करा था, लेकिन ऐसे ही हम बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, बर्ड्स को मॉनिटर कर सकते हैं, उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आएंगे जिसमें वो एप्लीकेशंस लिख देंगे और आपको देखना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी लिखी है क्या ये इन सेक्टर्स में अप्लाई होती है या नहीं। मेंस में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, वो लिख देंगे कि सैटेलाइट की क्या क्या एप्लीकेशंस है, उन सबको लिखो, और आपको हर सेक्टर की एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। वैसे ही ड्रोन्स भी ज़्यादा न्यूज़ में है, इनका यूज़ भी बढ़ता जा रहा है। और जितनी भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स देखो, बहुत सारी जो मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वहाँ पे आपको ड्रोन्स मिल जाएंगे, चाहे वो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, उसकी मॉनिटरिंग भी ड्रोन से की जा रही है। मतलब जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना, उनको ऑनलाइन कंप्यूटर में फीड करके जो उनकी मैपिंग है वो ड्रोन से ही की जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, फार्मिंग में जो ड्रोन्स हैं उनको यूज करके क्या करा जा रहा है, सीडिंग करी जा रही है। मतलब ड्रोन जो है वो एक बड़ी सी फार्म लैंड के ऊपर उड़ते रहते हैं और जो सीड्स है ना ऊपर से छोड़ते जाते हैं। ऑब्वियसली ये हर क्रॉप में या हर टाइप की जो खेती है उसमें यूज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ऐसी टाइप की खेती होती है जैसे जो हिल साइड पे टेरेस फार्मिंग होती है, ऐसे कुछ जगह कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए ये जो ड्रोन बेस्ड सीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो देखो फार्मिंग में भी ड्रोन का कितना बड़ा यूज़ है। ड्रोन से आप लैंड की मैपिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ड्रोन्स की एप्लीकेशन के ऊपर प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आना बहुत ही प्रॉबेबल है। एंड मेंस में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको ड्रोन्स की एप्लीकेशन बतानी है सारे सेक्टर्स में, तो आपको ऐसे सब हेडिंग लिख के बताना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल ये इसके एप्लीकेशंस है, एग्रीकल्चर में ये एप्लीकेशंस है, लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री में ये एप्लीकेशंस है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। नहीं तो प्रीलिम्स में आपको एप्लीकेशन लिखी होगी, आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिकल है, कहाँ कहाँ नहीं है। ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है यहाँ पे ड्रोन्स की एप्लीकेशन है फॉर मरीन सेक्टर या फिर फिशरी सेक्टर में। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि फिशरी सेक्टर में ड्रोन्स का बहुत बड़ा यूज़ है। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे तरीके मेंशन्ड है जिनके थ्रू ड्रोन्स को यूज़ करा जाएगा इस पूरे फिशरी फार्मिंग में। मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ फिशरी सेक्टर का।
जो फिश फार्मिंग है या फिशरीज है, जिसको एक्वा कल्चर भी बोला जाता है बाय द वे, ठीक है, एक्वा कल्चर भी बोला जाता है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है मरीन और दूसरी होती है फ्रेश वाटर या फिर इनलैंड। तो ये जो टाइप की फिश फार्मिंग है, ये फ्रेश वाटर में हो रही है, जो हमारी रिवर्स हैं, नदियां हैं, उनके अंदर। और मरीन कहाँ पे होती है? ये मेनली थोड़े से सॉल्ट वाटर में होती है, या सपोज जो कोस्टल एरिया है ये वहाँ पे होती है। तो जो सपोज बिहार में एक नदी जा रही है, वहाँ पे लोग फिश फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लेट से केरला के लोग हैं, उनको इस नदी की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी कोस्ट पे जाएंगे, क्योंकि केरला एक कोस्टल स्टेट है, तो वो अपनी कोस्ट पे जाएंगे बेसिकली अरेबियन सी में, और वहाँ पे जाके वो फिश की फार्मिंग कर लेंगे। तो ये मल्टीपल टाइप्स की होती है और हर जगह ड्रोन का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीच में यूनियन मिनिस्टर ने ये चीज़ें कही थी। जैसे अब जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि प्रिसीजन बढ़ जाएगा ड्रोन फार्मिंग का, और ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन ड्रोन्स प्ले अ पिवटल रोल इन मैनेजिंग एक्वाकल्चर फार्म्स। देखो, मॉनिटरिंग फिश मार्केट्स। अगर आप देखो, मैं ग्राउंड पे जा रहा हूँ और ये पूरा एरिया है, यहाँ पे एक फिश मार्केट है, मतलब इन चारों जगह कोई ना कोई फिश मार्केट है। अब यहाँ पे जो प्राइस मिल रही है ना मुझे, वो मिल रही है 10 रुपीज़, यहाँ पे 12 रुपीज़, यहाँ पे 9 रुपीज़ और यहाँ पे 8 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं ग्राउंड पे गया और मैंने ये इनसे प्राइस पूछ ली। फिर मैंने एक ड्रोन उठाया और इस पूरे रीजन की मैंने मैपिंग कर ली। अब मैंने क्या करा, अपने सॉफ्टवेयर में ड्रोन ने जो मैप बनाया है और ग्राउंड पे मेरे पास जो प्राइस है, उसको मैंने सॉफ्टवेयर से मर्ज कर लिया। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा मैप तैयार हो गया, जिसमें मैप में ही लिखा है 9 रुपीज़, 8 रुपीज़, और यहाँ पे लिखा होगा 7 रुपीज़, यहाँ पे 10 रुपीज़, यहाँ पे 12 रुपीज़। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इस ड्रोन का जो मैप है उसको देखना है और मुझे पता चल जाएगा मुझे सबसे ज़्यादा प्राइस कहाँ मिल रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिश मार्केट में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जब भी कोई फिश को प्रोक्योर करा जाता है, उसको कैप्चर करा जाता है, और क्योंकि फिश एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना, तो वो पेरिशेबल है थोड़ा। पेरिशेबल मतलब इसकी क्वालिटी बहुत जल्दी गिरेगी, तो तुरंत 1-2 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर उसको यूज़ करना पड़ता है या उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसके लिए स्टोरेज की ज़रूरत है। अगर हमने ढंग से स्टोरेज नहीं करा, तो जो फिश है बहुत ही जल्दी स्पॉइल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो स्टोरेज यूनिट्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं पूरे रीजन में, जिन गाड़ियों में, ठीक है, जिन गाड़ियों में फिश जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, उनको ट्रैक करा जा सकता है जीपीएस लोकेशन के थ्रू या फिर ड्रोन्स के थ्रू। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरे फिश मार्केट में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को ड्रोन से ट्रैक करा जा सकता है। ठीक है, एंड असेसिंग डैमेज टू फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज कोई स्टॉर्म सर्ज हो गया। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है कि ये एक कोस्टल ज़मीन है और यहाँ पे है पानी। कोई बड़ा साइक्लोन आया या कोई बड़ी वेव आई, तो ये जो पानी है ना, इस ज़मीन पे आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ही बहुत सारे फिश फार्मर्स रहते हैं, उनका छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होता है फिश पकड़ने का। अब यहाँ पे जो पानी है वो आ गया, साइक्लोन आ गया, कुछ भी हो गया, बहुत ही बड़ी टाइड आ गई, तो उसके कारण जो छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे वो ख़राब हो सकता है। तो ड्रोन में जो कैमरा है, ड्रोन के ऊपर हम कोई हीट सेंसर्स लगा सकते हैं, विजुअल कैमराज लगा सकते हैं, जिससे जितना डैमेज हुआ है वो हम डेफिनेटली ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ड्रोन्स उन जगह जा सकता है जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स और इवन रेस्क्यू ऑपरेशंस। कोई बाढ़ आ गई इस रीजन में, या सपोज कोई बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो क्या करते हैं, अपनी बोट्स लेके, छोटी छोटी बोट्स या बड़ी बड़ी बोट्स लेके वो समुद्र में चले आते हैं और वहाँ पे वो फिश को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा सा साइक्लोन आया रखा हो, तो इनकी बोट्स जो है वो कैप्साइज हो सकती हैं, वो पलट सकती हैं, जिनके कारण जो फिश फार्मर्स हैं उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। तो ड्रोन्स को यूज़ करके आप इजीली उस समुद्र की सतह पे जा सकते हो, और वहाँ पे आप पहले, क्योंकि जो बोट्स है ना, जो रेस्क्यू बोट्स होंगी, उनको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उनको क्या पता कि जो फार्मर था वो कहाँ था, ये भी तो नहीं पता ना हमें। तो ड्रोन्स के 2-3 ड्रोन्स हम क्या छोड़ देंगे, और वो पूरे समुद्र की सतह को स्कैन कर लेंगे, आसपास वाले रीजन की। और अगर कोई ना कोई बोट का हमें डेब्री मिला, कोई मलबा मिला, तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो फार्मर की बोट है ये शायद यहाँ पे होगी। तो उस डायरेक्शन में फिर हम रेस्क्यू ऑपरेशन भेज देंगे। तो ऐसे ड्रोन्स की मैपिंग से बहुत बड़ा हमें फ़ायदा भी होता है। उसके अलावा जो सेंटर है वो 100 क्लाइमेट रेजिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस डेवलप करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्टिकुलर डेटा है, तो वो 100 ऐसे विलेजेस बनाएगा जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट होंगे।
क्लाइमेट रेजिलिएंट का क्या मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे इन विलेजेस को ज़्यादा फर्क ना पड़े, उनसे इन विलेजेस की जो लाइवलीहुड है वो ज़्यादा डैमेज ना हो, उन्हीं को कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस। और इसके अंदर वो ड्रोन्स का यूज़ करेंगे, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर एक्वा फीड को डिस्पेंस भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रोन्स को यूज़ करके सीड्स को फैलाया जा सकता है पूरे फार्म के ऊपर, वैसे ही ड्रोन्स को यूज़ करके जो मछलियों का खाना है वो दूर दूर तक फैलाया जा सकता है। फार्मर को अपनी बोट पे बैठ के जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ड्रोन्स पर ही उसको अटका देगा और ड्रोन हर कुछ टाइम पे या कुछ सेकंड में वो जो फीड है उसको गिराता रहेगा पानी के अंदर। और 2 करोड़ रुपए पर विलेजेस मिलेंगे इन 100 क्लाइमेट रेजिलेंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस में। और ये सब हो रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर। तो इंपॉर्टेंट स्कीम अब बन जाती है, वैसे भी इंपॉर्टेंट स्कीम तो थी ही, अब क्योंकि वापस न्यूज़ में आ गई है, आई विल रिकमेंड आप प्लीज़ जाके इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेना। मॉनिटरिंग फिश बिहेवियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ड्रोन को आपने ऊपर बिठा दिया और ड्रोन उड़े जा रहा है उड़े जा रहा है उड़े जा रहा है, पूरे दिन तक जो फिश है किस टाइप की फिश है, क्या वो सतह वाली फिश है या डीप वाटर फिश है, वो कहाँ कहाँ घूम के आई है, ये सारा डेटा ड्रोन देख रहा है ना, और वो सब कुछ नोट कर सकता है। तो फिश बिहेवियर को आप मॉनिटर कर सकते हो। डिटेक्ट द साइंस ऑफ डिस्ट्रेस लाइक इरेटिक स्विमिंग पैटर्न्स। कभी कभी जो फिश है अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है या जो लोकल जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है, तो जो फिश है उसका जो रेगुलर पैटर्न है वो बदल जाएगा, वो इरेटिक हो जाएगा, वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। और क्योंकि ड्रोन ऊपर उड़ता हुआ इन सारी चीज़ों को देख रहा है तो वो इस सारे डेटा को कलेक्ट करके फार्मर को एनालाइज करके दे देगा, ठीक है, और रियल टाइम दे देगा कि कितनी फिशरी मैनेजमेंट है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश में भी ड्रोन्स हेल्प कर सकते हैं। जो थोड़े बिग ड्रोन्स होते हैं, जो थोड़े हैवी ड्रोन्स होते हैं, उनसे आप लिटरली बहुत ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो फिश को। फिश का जो ओवरऑल स्टॉक है उसको एक नेट में बांध के आपको ड्रोन पे लटका देना है और ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं ड्रोन्स की फिशरी सेक्टर्स में। ये पूरी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इन पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे क्वेश्चन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जो ब्रिक्स है वो बहुत ही लंबी जर्नी से होकर आया है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल इवैल्यूएशन है ब्रिक्स के ओरिजिन से आज के टाइम तक, तो उसी को ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो हम भी उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो रशिया में 2024 में एक ब्रिक्स की समिट हुई है जो कि हो रही है कजान में। अब कजान जो है ये रीजन प्लेस इन न्यूज़ बन गया है, ठीक है। अगेन तो प्लीज़ आप गूगल मैप्स पे जाओ और वहाँ पे जाके आसपास देखो कि यहाँ पे क्या कोई मेजर रिवर गुजर रही है, क्या ये जो रीजन है इसके आसपास कोई मेजर सिटीज़ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्योंकि रशिया भी न्यूज़ में है तो रशिया के जितने भी आसपास वाली कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और वो किस डायरेक्शन में है रशिया से, वो भी जाके आपको थोड़ा सा चेक करना होगा, ठीक है। ये 16th समिट है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है कि ये ब्रिक्स की कौन सी समिट है, ये 16th है क्योंकि जो पहली थी वो हुई थी 2009 में। देखो जो ब्रिक्स है वो पहले सिर्फ ब्रिक ही था, उसका नाम था ब्रिक क्योंकि उसमें थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, और ये पहले एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद 2-3 साल निकल जाते हैं ब्रिक कंट्रीज़ के बनने के बाद, तब जाके इनकी पहली समिट होती है 2009 में। वैसे तो बन तो ये 2004 या 2006 के अराउंड ही गए थे, और 2009 में जाके इनकी पहली समिट होती है। तो पहली जो 2 समिट थी 2009 और 2010 वो सिर्फ इन 4 कंट्रीज़ ने ही करी थी। बट आप खुद सोचो ये चारों कंट्रीज समिट कर क्यों रही है, ऐसा क्या है इस ब्रिक में कि ये 4 कंट्रीज़ ही साथ में आई थी? क्योंकि ये एक ग्रुप बना था उन इकोनॉमीज़ का जो कि डेवलपिंग है, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ तो हैं, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी का साइज़ है ना वो इतना ज़्यादा है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन या ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे ब्राज़ील की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रशिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों ही ज़्यादा है। तो इवन दो ये जो चारों कंट्रीज़ हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का पार्ट है, तो फिर भी ये इतनी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी में क्योंकि इनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 4 कंट्री इसी कैटेगरी के अंदर आती थी और ये ब्रिक कंट्री बन गई। फिर 2011 की जो तीसरी समिट थी उसमें साउथ अफ्रीका भी इस समिट में पार्टिसिपेट करता है और तब ये ब्रिक्स बन जाता है जो आज इसका नाम है, ठीक है। तो ये पांचों कंट्रीज आपस में आती है कि देखो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी सिमिलर है, तो क्यों ना हम साथ में आए और ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम हमारी बात को मिलजुल के रखें, ठीक है। ये इनका एम था। तो देखो ब्रिक्स जो है उसका जो पहला डेकेड था, डेकेड मतलब 10 साल का जो पूरा स्पैन होता है, तो 2000
11 से आप मान सकते हो, 2009 से मान सकते हो, 2009 से 2019 तक जो डेकेड था ब्रिक्स का, उसमें बहुत सारी अकम्पलिशमेंट थी। लेकिन 2019 के बाद से जो दूसरा शतक, नॉट शतक सॉरी, दूसरा दशक या दूसरा 10 ईयर का जो पीरियड चालू है ना, उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है। क्या क्या डिफिकल्टीज है? एक तो 2020, 2021 और 2022 में कोविड-19 का आउटब्रेक चल रहा था, ठीक है, तो ये पहली एक प्रॉब्लम आई। उसके अलावा चाइना और इंडियन ट्रूप्स के बीच में गलवान वैली में बहुत बड़ा क्लैश होता है। तो देखो, ब्रिक्स में इंडिया और चाइना दोनों ही मेंबर है इसके। तो जब दो कंट्रीज एक ग्रुपिंग की आपस में लड़ रही है, तो जो पूरी ग्रुपिंग है उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। देन रशिया ने जो यूक्रेन में इन्वेजन किया, उसके कारण, रशिया के कारण बहुत सारी ग्लोबल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, रशिया तो खैर इसमें काउंट नहीं करें, तो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है वो इन चारों कंट्रीज को फोर्स कर रहा है कि आप रशिया के अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेटमेंट दो। तो आप देख सकते हो कि ये जो कन्फ्रंटेशन है नेटो के साथ, ये बढ़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। इसके कारण जो पूरा ग्रुप है वो वल्नरेबल बन गया था। लेकिन जो पिछली समिट थी 2023 की, जो 15th समिट थी, जो बट अभी जो 2024 में हो रही है, ये 16th है, जो मैंने आपको बताया। जो 2023 में हुई थी वो थी 15th, और वो हुई थी वो बेसिकली समिट जो थी वो समिट साउथ अफ्रीका में। तो ये 15th समिट थी साउथ अफ्रीका में, और अभी 16th समिट हो रही है कहाँ पर? ये हो रही है रशिया में, ठीक है। तो जो 15th समिट थी उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया गया था, जिसमें ब्रिक्स का क्या हुआ? एक्सपेंशन, फिर से उसमें नई कंट्रीज आई। देखो, 2009 में 4 कंट्रीज थी, 2011 में 5 कंट्रीज हो गई, और 2023 में अब और 5 कंट्रीज आ गई, तो अब टोटल हो गई 10 कंट्रीज। तो ये एक्सपेंशन का जो पूरी क्रोनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। और ये जो नई कंट्रीज है कौन सी? सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि देखो, जो रेड में कंट्रीज हैं वो तो ऑलरेडी थी, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। अब जो नई कंट्रीज आई हैं, ये जो नई कंट्रीज हैं, जो न्यू मेंबर्स है वो ग्रीन में मेंशन है, जहाँ पे है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई एंड इथियोपिया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ सोर्सेज में अर्जेंटीना भी मेंशन्ड है। ज़्यादातर सोर्सेज में आपको 5 न्यू मेंबर्स ही दिखेंगे ब्रिक्स के, जो टोटल मेंबरशिप को 10 ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो अर्जेंटीना को भी कहीं ना कहीं लिखा होता है, जो टोटल मेंबरशिप इसकी 11 हो जाती है। वैसे जितने भी मेन सोर्सेज हैं वो 5 ही हैं, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन कहीं कहीं आपको अर्जेंटीना भी मिलेगा, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो आपको ध्यान होना चाहिए। एनीवे, जो 16th समिट है, तो ये जो एक्सपेंशन था ये कहाँ होता? 15th समिट में। जो 16th समिट है, इसमें ये बताया गया है कि 34 ऐसी और कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। तो ये भी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा देखो, ब्रिक्स क्या करना चाहता है, ब्रिक्स का एम क्या है? ब्रिक्स कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि ग्लोबल रूल्स कंप्लीटली बदल जाएं, या हम बताएं कि वर्ल्ड को कैसे रन करना चाहिए। हम ऐसा नहीं चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें रिफॉर्म हो। रिफॉर्म क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो बॉडीज़ हैं बहुत सारी, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। एंड जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके अंदर जो और भी उसके एसोसिएटेड बॉडीज़ है, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह, ये थोड़े वेस्टर्न डोमिनेटेड ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये और ज़्यादा डोमिनेटेड हैं बाय डेवलप्ड कंट्रीज से ये ज़्यादा डोमिनेटेड हैं। तो ये जो करंट ग्लोबल ऑर्डर है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो रोल है बहुत कम है, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफ़ी अनडेमोक्रेटिक और बहुत ही पुराने हो चुके हैं। उन सबको रिफॉर्म लाने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो जो ग्रुपिंग है वो ब्रिक्स स्पिरिट के साथ हैं, जो कि 8 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं इस ब्रिक्स स्पिरिट की। अभी 8 के 8 आपको ध्यान नहीं रखने, लेकिन इसमें से 3-4 कीवर्ड्स ना आपको याद रखने हैं, ताकि आप ऐसे आंसर्स में लिख पाओ। अगर कोई आपसे पूछ भी ले इंटरव्यू के अंदर कि ब्रिक्स क्या करना चाहता है, तो एटलीस्ट 3-4 तो कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। 8 के 8 याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं? पहली बात तो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में रिफॉर्म चाहते हैं। हम कोई नया ग्लोबल वर्ल्ड नहीं क्रिएट करना चाहते। क्या क्या रिफॉर्म है? वी वॉन्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सोवरीन इक्वालिटी भी हो, हर कंट्री के अंदर इक्वालिटी एग्जिस्ट करे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री से आती है, कोई अफ्रीकन कंट्री है, तो उसकी कम रेस्पेक्ट हो और उसकी बात का कम वेटेज हो। सॉलिडारिटी, एक दूसरे की तरफ हम मिलजुल के रहें।
डेमोक्रेसी को हमें फुलफिल करना है, आगे बढ़ाना है, ओपननेस हो, जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो, इंक्लूसिवनेस देखने को मिले, कोलैबोरेशन हर कंट्री में हो, और जितने भी डिसीजंस मल्टीलेटरल बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस लेते हैं वो कंसेंसस बेस्ड हो, मतलब हर किसी की हामी के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए, जस्ट बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज को कोई चीज़ पसंद है सिर्फ इसीलिए वो डिसीजन ना हो। इट इज़ कमिटेड टू प्रमोटिंग इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन अंडर 3 वर्टिकल्स। तो ये जो आठ आठ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ब्रिक्स की स्पिरिट को बताता है, जो कि बाकी जो कंट्रीज है ना, ब्रिक्स कंट्रीज उन बाकी कंट्रीज के साथ कैसे डील करती है। तो ये 8 वो है। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज, ये जो 10 कंट्रीज हैं, ये आपस में इंट्रा ब्रिक्स कैसे कोऑपरेशन करेगी, वो 3 वर्टिकल्स पे करेगी, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, एंड कल्चरल एंड कोऑपरेशन। तो बेसिकली 3 वर्टिकल्स क्या है, सिक्योरिटी, जितनी भी ब्रिक्स कंट्री है आपस में मिलके सिक्योरिटी को इंप्रूव करेगी, आपस में मिलके वो इकोनॉमी को इंप्रूव करेगी। इसके लिए उन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया था बाय द वे, ठीक है। एक फोर्टालेजा एक समिट हुई थी, उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बना था, जो कि ब्रिक्स के अंदर ही बना हुआ है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वैसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, और कल्चरल पीपल टू पीपल कोऑपरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 3 वर्टिकल्स पे ब्रिक्स की कंट्रीज आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करेगी। ब्रिक्स जो है वो इनिशियली इमर्जिंग इकोनॉमीज था, सिर्फ जो मैंने आपको बताया था कि डेवलपिंग इकोनॉमीज जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, जिनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अब उसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़, ये पूरा इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ये जो टर्म है ये यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि ब्रिक्स सिर्फ और सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का ग्रुप नहीं रहा, अब ये एक इमर्जिंग मार्केट्स का ग्रुप बन चुका है और डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप बन चुका है, जहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल ऑर्डर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट। देखो, अगर आप इस वर्ल्ड मैप को देखोगे यहाँ पे, तो हिस्टोरिकली पावर्स कहाँ पे रहे, ज़्यादातर यूरोप और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये है पावर का सेंटर, ठीक है। और अगर आप मैप में एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ग्लोबल मैप का जो वेस्ट पोर्शन है ना, यहाँ पे पावर सेंटर्स थे। अब नए पावर ऑफ सेंटर्स क्या है, नए पावर सेंटर है रशिया, इंडिया, चाइना, और इवन आसियान कंट्रीज, जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। तो जो ग्लोबल पावर का सेंटर है ना, वो वेस्ट से अब शिफ्ट हो रहा है ईस्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ब्रिक्स का एग्जिस्टेंस और ब्रिक्स का एक्सपेंशन इसको डिस्प्ले करता है, और एक और पावर शिफ्ट को वो डिस्प्ले करता है। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा पावर शिफ्ट क्या है, डायरेक्शन। देखो, 2 टाइप से आप इस मैप को फिर से डिवाइड कर सकते हो, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो नॉर्थ में अगर मैं एक बहुत ही बेसिक लाइन बनाऊं, ये वाली, ठीक है, अगर आप ये लाइन को देखो, इस लाइन को, तो यूजुअली जो इस लाइन के, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। इस लाइन के ऊपर जो ज़्यादातर कंट्रीज है वो है डेवलप्ड, और इस लाइन के नीचे जो ज़्यादा कंट्रीज है वो है डेवलपिंग, जैसे यूएस, कनाडा, पूरा का पूरा यूरोप, ये पूरा सारे डेवलप्ड रीजन में आ जाता है। इसके साउथ में कौन से है, सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, देन अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारी एशियन कंट्रीज। तो ग्लोबल साउथ क्या है, डेवलपिंग, ग्लोबल नॉर्थ क्या है, डेवलप्ड। तो यूजुअली जो पहले पावर सेंटर था वो कहाँ था, ग्लोबल नॉर्थ में। अब क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज अच्छे से ग्रो कर रही है, G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन आ गया है, इंडिया और चाइना बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, आसियान ग्रुपिंग जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन की ग्रुपिंग है वो डेवलप हो रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ग्लोबल पावर सेंटर है वो भी नॉर्थ टू साउथ शिफ्ट हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है जो आपको ध्यान रखना है, कि सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट हो रही है अब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ। ये जो डायरेक्शंस है आपको ध्यान रखने हैं। और जो वर्ल्ड है वो भी अब कैसा होता जा रहा है, वर्ल्ड भी अब मल्टीपोलर होता जा रहा है। ऐसा भी क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा पैटर्न है। कैसे, पहले कौन था पावर, हिस्टोरिकली यूनाइटेड किंगडम पावर था, तो सिर्फ एक ही कंट्री थी जो पावरफुल थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 कंट्रीज पावरफुल बन जाती है, यूएस एंड रशिया। तो ये वर्ल्ड कैसा है, ये बाईपोलर, बाई मतलब होता है 2, तो बाईपोलर वर्ल्ड था। अब कौन है पावरफुल, यूएस पावरफुल है, यूरोप पावरफुल है, रशिया पावरफुल है, इंडिया पावरफुल है, चाइना पावरफुल है, अफ्रीका में कुछ कंट्रीज पावरफुल है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज कुछ पावरफुल है। तो देखो मल्टीपल, अब मल्टीपल पावर के ग्रुप्स आ गए, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो ये जो तीनों ट्रेंड है ना जियो पॉलिटिक्स में, ये आपको पता होने चाहिए। और इंडिया चाहता है कि वो इस वेस्ट टू ईस्ट जो पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है इसमें वो फोर फ्रंट पे आए।
जो ग्लोबल साउथ है इंडिया उसका रिप्रेजेंटेटिव बने या उसका इंडिया एक स्पोक्स पर्सन बन के आए, ठीक है। और मल्टीपोलर में इंडिया एक रीजनल पावर और फ्यूचर में ग्लोबल पावर बन के उभरे। तो ये सारे ट्रेंड और सारी एस्पिरेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ द ईस्ट एंड द साउथ, यही ना। अब ये ईस्ट और साउथ का क्या मतलब है, जो वो मैंने आपको बता दिया। ये वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ से साउथ शिफ्ट हो रहा है। तो ब्रिक्स एक ईस्ट और साउथ के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ग्लोबल नॉर्थ के अगेंस्ट। एक्चुअली हमारी ब्रिक्स जो है ग्लोबल नॉर्थ से कोई बदला लेना नहीं चाहता, वो बस एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और राइट्स की बात करता है जो कि ग्लोबल ईस्ट और ग्लोबल साउथ के पास होनी चाहिए। एंड पुशिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे भी। और हम बात कर रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन की। डी डॉलराइजेशन क्या है? अगेन ये कोई एक डॉलर के अगेंस्ट कोई मूवमेंट नहीं है, ये एक मूवमेंट है कि हमारी जो लोकल करेंसीज है उनको हम ज़्यादा प्रमोट करें, सिर्फ और सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंट ना रहे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन ब्रिक्स में कुछ इश्यूज भी हैं। क्या क्या इश्यूज हैं? एक तो जो फाइनेंशियल और बैंकिंग कोऑपरेशन है वो अभी थोड़ा लो है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, सऊदी अरेबिया जब ब्रिक्स का मेंबर बनता है, देखो इस एक्सपेंशन में सऊदी अरेबिया भी है, ठीक है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया ना वो बहुत ही हेजिडेंट है, वो धीरे धीरे ब्रिक्स में इंटीग्रेट हो रहा है, वो अभी भी फुली इंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो ये हमने सोचा था कि ब्रिक्स का खुद का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, सऊदी अरेबिया जैसे ही फुली मेंबर बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा न्यू डेवलपमेंट बैंक में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि सऊदी अरेबिया का थोड़ा हेजिडेंट है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो कैपिटल इंजेक्शन था वो कब होगा, वो कितना होगा, उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एनीवे, ये जो अभी 16th समिट हो रही है इसमें एक नई कैटेगरी बनाई है, पार्टनर स्टेट। देखो जो 10 मेंबर है ना वो तो मेंबर हो गए, लेकिन ऐसी कंट्रीज जो कि अभी ब्रिक्स का मेंबर नहीं है फिर भी ब्रिक्स के साथ काम करना चाहती है, उनको हम पार्टनर स्टेट्स बोल देंगे। तो ऐसी 13 कंट्रीज हैं जिनको पार्टनर स्टेट बनने के लिए अभी इनविटेशन दिया है। तो अभी ये बने नहीं है तो आपको इन कंट्रीज का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नंबर जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो ब्रिक्स का फिगर है वो टॉप 6 ग्रुपिंग्स में आता है। हमारे लिए ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उनको टॉप 6 कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें हमारे लिए G20, क्वाड, ब्रिक्स, बिम्स्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल का एक इनिशिएटिव है, G7 जिसमें इंडिया अभी मेंबर तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट मेंबर बन ही चुका है, और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉप 6 ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स देन जो ब्रिक्स है वो इंडिया के लिए क्यों यूजफुल है? बिकॉज इंडिया खुद ही चाहता है ना कि वर्ल्ड लेवल पे मल्टीपोलैरिटी हो, जहाँ पे 2-3 कंट्रीज ही मिलके पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डिक्टेट ना करे, और बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलके कंसेंसस और कोलैबोरेशन के साथ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करे। तो इंडिया वो चाहता है और ब्रिक्स उसमें इंडिया की मदद करेगा, क्योंकि ब्रिक्स उसी एक एलिमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया JAI का पार्ट भी है और इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट है। ब्रिक्स में कौन है? चाइना और रशिया। JAI में कौन है? जापान, अमेरिका और इंडिया। तो हम वेस्टर्न कंट्रीज के भी क्लोज हैं, हम ईस्टर्न कंट्रीज के भी क्लोज हैं, और इसके कारण जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन रखते हैं। हमारे रशिया के साथ जो टाइज हैं वो और डीप भी होंगे, एंड ग्लोबल साउथ का जो इंटरेस्ट है उसकी हम बात भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ब्रिक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, और आप देख सकते हो एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब जो PM मोदी हैं और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है वो आपस में मिले हैं। क्योंकि 2019 और 20 के बाद जब इंडिया और चाइना के बहुत सारे कन्फ्रंटेशन होते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड, उसके बाद से ये दोनों जो चीफ हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ के, वो अब तक मिले नहीं हैं। तो ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, प्रोवाइड करता है, जहाँ पे इंडिया और चाइना के फ्यूचर रिलेशंस शायद इम्प्रूव भी हो पाए। तो ये बहुत सारे यूसेस हैं इंडिया के लिए ब्रिक्स के। लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेइंग कूल बट विद क्लीन टेक ग्लोबल कोलैबोरेशन। जो ऑथर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं। वो क्या बोल रहे हैं? शी इज सेइंग कि ग्लोबल वार्मिंग अभी हो रही है, मतलब जो ओवरऑल टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ ही रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, ये सबको पता है। लेकिन जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, हमारी जो नीड है किसकी? कूलिंग की, वो भी बढ़ती जा रही है। हमें और ज़्यादा एयर कंडीशनर चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी चाहिए। क्योंकि देखो जो फार्मर है उसने कोई क्रॉप फसल उगाई, मेनली जो सब्जियां और जो फ्रूट्स होती हैं
अगर वो उसने नॉर्मली स्टोर कर दिया उसको, तो वो खराब हो जाएंगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो जो सब्जियां हैं या जो फल हैं, वो जिस तरह से जितनी तेजी से वो डिकम्पोज हो रहे हैं, वो जो तेजी है ना, वो जो रेट है वो बढ़ जाएगी। तो फार्मर का नुकसान और ज्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में। तो फार्मर को भी कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और उसकी जरूरत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो देखो, फार्मर को कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमें घर में, ऑफिस में एयर कंडीशनिंग चाहिए, फ्रीजिंग टेक्नोलॉजीज चाहिए। तो इसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है ना, उसकी नीड बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इससे दो बड़े नुकसान हैं कूलिंग टेक्नोलॉजी से। क्या? पहला नुकसान यह है कि कूलिंग जितनी हम करेंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च होगी, सिंपल। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी फिलहाल इंडिया में सबसे ज़्यादा बनती है कोल से। और कोल जब भी जलता है तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है? तो मतलब जैसे हम कूलिंग कर रहे हैं ना, और कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा कोल जलता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेज वापस रिलीज हो रही है। और ये जो CO2 है, CH4 है, ये फिर क्या कर रही है? ये फिर जाके ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रही है। तो एक साइकिल सी बन गई है कि ग्लोबल वार्मिंग हुई तो हमने क्या करा? AC चला लिया। AC चलाने से हमने इलेक्ट्रिसिटी को खपत की, जिससे कोल, इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही है? कोल से। और कोयले के जलने से वापस ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो एक साइकिल में हम फंस गए। तो एक तो प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कूलिंग से, इस कूलिंग टेक्नोलॉजी से? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही ज़्यादा नहीं हो रही। जब भी आप फ्रिज को यूज़ करते हो तो वो रिलीज करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या ऐसी कुछ सिंथेटिक गैसेस जो ह्यूमंस ने खुद ने बनाई है। हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स, नॉर्मल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अभी कुछ तो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स भी आते हैं। तो ये जितने भी टाइप की सिंथेटिक गैसेस हैं, इनसे क्या हो रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो रहा है। और ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस खुद में भी हैं। ठीक है? ये जितने भी फ्लोरोकार्बन्स हैं, ये सारे खुद में भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये जो ओजोन लेयर है, O3, ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करती है। तो कूलिंग टेक्नोलॉजी जो हम अब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पहले ही तो वो खुद ही और ज़्यादा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनको रिलीज़ कर रही है। दूसरी चीज़, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ में आ रही है, जो फिर से एक साइकिल कंटिन्यू करती है ग्लोबल वार्मिंग की। तो ये चीज़ ऑथर कह रही है कि ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, और फिर ये सोल्यूशन भी डिस्कस करती है। तो देखते हैं कि ये क्या लिखा है यहाँ पे। जो रैपिडली वार्मिंग है वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग के कारण, उसमें जो कूलिंग है वो सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी बन चुकी है। ठीक है? और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है क्लीन एनर्जी में, कूलिंग सोल्यूशन में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को और जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको एड्रेस कर पाएँ। जो ऑथर ने एक चीज़ बताई है कि जो क्वाड नेशंस की अभी जो मीटिंग थी, क्वाड में कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने एक विलमिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया है। अब ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि विलमिंगटन डिक्लेरेशन किसने साइन करा है? क्वाड ने साइन करा है। ये किस चीज़ की बात करता है? ये बात करता है सस्टेनेबल एनर्जी की, और स्पेशली इस पे किसका फोकस है? कूलिंग सिस्टम पे, कि जो हम कूलिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको सस्टेनेबल बनाना है, ताकि वो कूलिंग सिस्टम खुद ही ग्रीन हाउस गैसेज में किसी भी तरह से कोलैबोरेट या फिर कोऑपरेट ना, मतलब उसमें कंट्रीब्यूट ना करे। ठीक है? और क्वाड का एक क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव है, जिसमें इंडिया ने बोला है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे? सस्टेनेबल बनाएंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ हो रही है, हम कोल की जगह सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे। तो ये इंडो पैसिफिक क्या है? देखो, ये है इंडियन ओशन, ये है पैसिफिक ओशन। तो ये जो पूरा रीजन आ जाता है ना, ये पूरा रीजन, इसी को हम इंडो पैसिफिक मान लेते हैं। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहे हैं? देखो, ब्रॉडर रेलेवेंस है इंटरनेशनल एफर्ट्स का, क्योंकि रिसेंटली क्या किया गया था? देखो, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसका आपने नाम पहले भी सुना होगा। ये था ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए। जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर है, उसको डिप्लीट होने से रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ये ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही थी? क्योंकि पहले भी जो कूलिंग टेक्नोलॉजीज थी, उनमें से रिलीज हो रही थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमें पता चला कि AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेशन, इनके थ्रू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होके ओजोन लेयर को खत्म कर रही है। तो साइन होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें हमने बोला कि हम CFC को फेज आउट कर देंगे, मतलब कुछ टाइम बाद हम उसको यूज करेंगे ही नहीं। ये था। ठीक है? अब 2016 में ये देखा गया कि जो CFC है ना,
ये तो खत्म हो गई, लेकिन CFC की जगह हम क्या यूज कर रहे थे? हमने HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज करना चालू कर दिया। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इवन दो कम डैमेज करेंगे एनवायरनमेंट को, वो स्टिल डैमेज करते हैं एनवायरनमेंट को। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन खुद ग्रीन हाउस गैस है, मतलब वो खुद ही ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो किगाली अग्रीमेंट जो हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 2016 में, उसमें बोला गया कि अब हम HFC को भी क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे और कुछ और टाइप की गैस को यूज करेंगे फ्रीजिंग के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो क्लाइमेट चेंज में दो थ्रेट्स हैं कूलिंग से। एक तो इनडायरेक्ट एमिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से हो रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, और जो कि डायरेक्ट एमिशन होते हैं डायरेक्टली जो रेफ्रिजरेंट से, जैसे HFC वगैरह। ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है मैंने अभी पीछे ही डिस्कस करी थी आपसे। और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है, क्योंकि देखो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है जोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास हिमालयस भी हैं, प्लेन्स भी हैं, कोस्टल रीजन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं। तो इतने सारे जो क्लाइमेट डाइवर्सिटी है और क्लाइमेट चेंज क्योंकि इन सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, तो इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। और स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आती है, ये आप हर साल न्यूज़ में सुनते होंगे। तो अब इतनी हीट वेव्स आ रही है तो हमें और ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत वैसे भी पड़ने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। जो इंडिया का वर्क फोर्स है वो भी हीट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी गिरेगी। अगर कोई बेचारा मजदूर है, वो काम कर रहा है किसी बिल्डिंग पे, तो अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो उसकी काम करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी, हेल्थ उसकी खराब होगी, और जो फूड सिक्योरिटी है वो भी कम होगी। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, अगर फार्मर के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो उसकी फसल ग्लोबल वार्मिंग के कारण और ज़्यादा तेज़ी से खराब हो रही है। तो फूड सिक्योरिटी भी हमारी डेंजर या खतरे में आ सकती है। तो कूलिंग जो डिमांड है हमारी वो बढ़ने वाली है। इनफैक्ट जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस के बाद जब भी टेम्परेचर हर 1 डिग्री बढ़ेगा तो उसमें एयर कंडीशनर की जो सेल्स है ना वो 16% बढ़ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है मेंस के लिए, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा वैसे। और इंडिया में 2050 तक वर्ल्ड की हाईएस्ट कूलिंग डिमांड हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट एक फिगर है जो आपको ध्यान रखना है। एंड जब इंडिया ने, देखो किगाली जो अमेंडमेंट है वो तो 2016 में आ गया था, इंडिया ने 2021 में जाके उसको रेटिफाई करा है। मतलब इंडिया ने एक ऐसा लॉ पास करा जिसमें ये लिखा है कि किगाली अमेंडमेंट में जो कूलिंग सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है हम उसमें अब स्टेप्स लेंगे ढंग से। तो इंडिया ने ये चीज़ 2021 में करी थी, और हमने ये बताया है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनको हम 2047 तक, जब इंडिया के 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तब तक हम इसको 85% कम करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है फिगर्स, ये सारे फिगर्स इंपॉर्टेंट है। इन 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 दोनों फिगर्स को तो प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी शायद आपको लिखना पड़ेगा। और इंडिया का खुद का हमने एक कूलिंग एक्शन प्लान भी बनाया है जिसमें ये लिखा है कि 20 से 22% तक जो कूलिंग की डिमांड है, और 20 या 25 से 40% तक जो एनर्जी कंजम्पशन है, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, उनको हम कम भी करेंगे। ये जितना भी डेटा मेंशन है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा डेटा, ये सब प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंडिया का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट भी है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।